जय हिंद इनसाइट एसएसबीएंस। एफकैट रीजनिंग ना टफ नहीं है। द ओनली इशू इज कि हमारे पास सिर्फ 120 मिनट्स होते हैं और 100 क्वेश्चंस होते हैं सॉल्व करने के लिए। और एज पर टू द न्यू एग्जाम पैटर्न इतने लंबे लंबे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि आप क्वेश्चन सॉल्व करना तो क्या 1 मिनट में, आप उसे कंप्लीटली रीड भी नहीं कर पा रहे हो। एंड इस वजह से आपको चाहिए एक फास्ट स्पीड टू सॉल्व द क्वेश्चंस। और बस यही इंपॉर्टेंट चीज जो है इस क्लास में आपको बताई जाएगी, हाउ टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस विद ट्रिक्स। जो लेंदी क्वेश्चंस होते हैं उन्हें कैसे करना है, साथ के साथ जब आपको पता होगा कि किस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आपने सेम क्वेश्चन देख रखा और वैसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है तो आप उसे इजीली सॉल्व कर पाओगे। इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे हर एक ऐसा क्वेश्चन जो आप नॉन वर्बल रीजनिंग में देख सकते हो एज पर टू द न्यू पैटर्न। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू, बहुत ही ध्यान से देखना। यह है एफकैट प्रेडिक्टर सीरीज फॉर रीजनिंग एंड मैथ्स। मैं क्या करने वाली हूं, बहुत ध्यान से सुनो, ठीक है। टेलीग्राम पे ऑन 2 अगस्त मैं डालूंगी 2 आप लोगों के लिए एग्जाम प्रिडिक्टर पीडीएफ। एक डलेगी मैथ्स के लिए और एक डलेगी आपकी रीजनिंग के लिए, ठीक है। हर एक में होंगे सिर्फ और सिर्फ 100 क्वेश्चंस और आखिरी के 5 डेज में आपको सिर्फ ये 100 क्वेश्चंस लगाने, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो सकती है, स्टेटमेंट एज इट इज रहेगी, ये मेरी गारंटी है। आपके रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन शॉर्ट यहां से आएंगे। एंड यू नो मी फॉर अ रीजन कि मैम आप पेपर बहुत अच्छे से प्रिडिक्ट करते हो। मी एंड माई टीम वी फोकस ऑन दैट। और जब आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, गो एंड यूटिलाइज इट। और अगर तुम्हें लगता है ना कि यार क्वेश्चन मुश्किल लग रहे हैं, तो बहुत ध्यान से सुनना क्या करना है। मैथ्स के लिए 3 वीडियोस जो हैं वो अपलोड की गई हैं। एक है अर्थमेटिक की, दूसरी जो क्लास है दैट इज ऑफ हॉट्स, एंड जो तीसरी क्लास है वो एडवांस मैथ्स की। बस ये 3 कर लेना। रीजनिंग के लिए आपकी 2 वीडियोस हैं, एक है वर्बल रीजनिंग और एक है नॉन वर्बल रीजनिंग। अगर क्वेश्चंस में अटको तभी जाना इन वीडियोस के लिए। इन केस तुम्हें लग रहा है तुम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, बस इस क्वेश्चन बैंक को अच्छे से सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब आती है बारी इस क्लास की, इसमें हम क्या कवर करने वाले हैं। सो राधिका मैम विल हेल्प यू इन कवरिंग फिगर कंप्लीशन, मैट्रिसेस, पैटर्न रिकॉग्निशन, जो भी इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं और किस टाइप के उसमें से क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल, हर एक चीज इस एक सिंगल वीडियो में कवर होगी। एंड आई विल मेक श्योर एंड राधिका मैम विल मेक श्योर दैट यू विल क्लियर दिस एग्जामिनेशन 100%। एटलीस्ट ये वाला जो टॉपिक है ना, इसमें तो तुम्हें कोई इशू नहीं आएगा। तो क्या बोलते हो, स्टार्ट करें विद द क्लास। एंड यस, नाउ राधिका मैम विल टीच यू हाउ टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ नॉन वर्बल रीजनिंग इन अ क्लिक। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज मिरर एंड वाटर इमेज। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि एफकेट आपका 100% इसमें से 2 क्वेश्चंस देता ही देता है, ठीक है। बहुत ही फ्री के नंबर है, नॉन वर्बल बहुत इजी है। यहाँ पर सारी चीजें फिगर्स के ऊपर बेस होगी। हम आपको फिगर समझना पड़ेगा और फिर आपको आंसर्स देना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए इसे ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन कहा जाता है रेदर देन वर्बल, क्योंकि वर्बल में थोड़ी सी एनालिटिकल रीजनिंग्स आपको लगानी पड़ती है। यहाँ पर काफी ज्यादा हद तक आपको देखने को खुद ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि मैम इसमें तो ऐसा हो रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। जरा क्वेश्चन से समझते हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपको फिगर्स दे दिया है। जैसे देखो डिस्क लिखा हुआ है, रीजनिंग लिखा है, क्वेरल लिखा है। इसका क्या निकालना है? मिरर निकालना है, और मिरर राइट साइड पर लगाना है। यानी अगर आप ऐसे डिस्क लिख रहे हो तो राइट पर मिरर लगाइए और यहाँ पर इसका मिरर इमेज बनाइए। सबको पता है कि कैसे बनेगा। ये आपका इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है उल्टी तरफ, तो ये इस तरह से आपका बन जाएगा। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? फर्स्ट का बी हो जाएगा। तो फर्स्ट का ए हटा दीजिए, फर्स्ट का आपका बी ऑप्शन होगा, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट का बी है। सेकंड, रीजनिंग को कन्वर्ट करो। आप बोलोगे कि मैम इस क्वेश्चन में तो साफ दिख रहा है। बेटा यही इतना ही क्लियर आता है क्वेश्चन, आपको बस ये ज्यादा दे दिया। चाहे वो जो वर्ड होगा ना वो एक जैसा दे देगा, तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, तो आप उस तरह से देख लीजिए। उसके अलावा अब आप बोलोगे कि मैम रीजनिंग साफ दिख रहा है, ये लिखा हुआ, क्वेरल साफ दिख रहा है कि ये लिखा हुआ, बट आपको इतना देखेगा कि हो सकता है बीच में कोई भी अल्फाबेट जो होगा ना वो उल्टा बना देगा। जैसे कि हो सकता है एस को इसने यहाँ पर एज इट इज ऐसे लिख दिया, तो आपको सारे लेटर्स आपको देखना पड़ेगा। इसलिए होता है रीजनिंग में टफ कि टाइम टेकिंग हो जाता है। आपको एक एक लेटर देखना पड़ेगा, तब आपको आंसर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट का बी तो मेरे पास ऑप्शन है। अब यहाँ पर देखो सेकंड देखना है और थर्ड देखना है, यानी कि हम पहले सेकंड देख लेते हैं। सेकंड का क्या है? क्या आर है आपका अपोजिट? बिल्कुल। ई भी आपका मिरर लिखा है, ए भी मिरर लिखा है, एस भी मिरर है, ओ भी मिरर है। ये पूरा मिरर इमेज लिखा है एज इट इज, जैसे रीजनिंग का होना चाहिए। यानी सेकंड का ए सही था, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर आंसर।
देखने की जरूरत ही नहीं है थर्ड को। अगर आपका सेकंड आंसर गलत होता ना तो आपको 3 चेक करना था, वरना सेकंड तक ही आपका आंसर आ चुका है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। वाटर इमेज बताइए। वाटर कैसा होता है? नीचे बहता है, यानी अगर ऊपर ए लिखा हुआ है तो बच्चा नीचे आप मिरर लगा दो, ये वाटर इमेज हो जाएगी। इस मिरर को आप उल्टा कर दोगे तो यहाँ यानी जो लेटर उल्टा कर दो तो ए ऐसे आ जाएगा, तो इसको कहा जाएगा कि ये ए का वाटर इमेज है। तो ये होती है वाटर इमेज। तो सिमिलरली जरा बनाइए, फैमिली लिखा हुआ है तो फैमिली की वाटर इमेज कैसे हो जाएगी? ये रहा फैमिली, नीचे लगाया मिरर आपने, वाटर के लिए उल्टा लिखोगे तो ऐसे एफ आएगा, फिर ए आएगा, फिर एम आएगा, आई एज इट इज आ जाएगा, एल इस तरह से आएगा और आपका वाई इस तरह से आएगा। समझ में आ गया किस तरह से निकालना है? हर एक अल्फाबेट को देखिएगा, सीधा आपको जो दिख रहा है वैसे टिक मत कर दीजिएगा। तो ए का ऑप्शन क्या हो गया? सी हो गया, यानी फर्स्ट का आंसर तो सी होगा। सिर्फ एक ही आपका ऑप्शन में है, देखो यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर है नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी योर आंसर। ये नहीं कि तीनों के तीनों सॉल्व करो, एक करो, ऑप्शन देखो, एलिमिनेट हो रहा है तो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाइए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका। यहाँ पर आपका इसका मिरर इमेज पूछा है, तो यानी इसका वाटर इमेज है वैसे तो, पर इसने मिरर बोला है, यानी मिरर इसने नीचे रख दिया। इसका मतलब एज इट इज आपको बना दो। आपको पता है कि इस तरह से उल्टा होगा और W छोटा है M से। ये आप इस चीज का भी ध्यान रखना कि यहाँ पर कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। ठीक है, कभी ना कभी, क्योंकि फिगर्स में पता है कंफ्यूज करने की कहाँ पे चांसेस ज्यादा होते हैं। आपको कोई लाइन छोटी दे देता है, कोई लाइन बड़ी दे देता है, कहीं पर आपको वो कॉर्नर से टच करवा देगा, कहीं पर वो एज से टच करवा देगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, उसी को ध्यान में रखोगे तब आपका क्वेश्चन बनेगा और यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि मैम ये कैसे? देखो, मिरर से जितना आपका लेटर दूर है उतना ही दूर आपका इमेज में भी तो बनेगा। इसका मतलब एम अगर ऐसे था, एम से दूर है ना W, तो बेटा ये भी मिरर से दूर बनेगा। तो सीधा सीधा देख लेना, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। वाटर इमेज बनाना है। वाटर इमेज है, सीधा सीधा पता कर लेना कि मैम नीचे रख दीजिए मिरर और नीचे बनाइए, क्या बनेगा? ये पॉइंट मिरर के पास था तो बेटा ये पॉइंट पास बनेगा और इसको ऐसे बना दो। ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, हटा दो और इसको भी हटा दो। अब 2 ऑप्शन बचे। अब जरा देखो, ये जो आपका जो ओपन आपका सर्कल है, यानी कि जो फिल्ड सर्कल नहीं है, तो ये पास में ही तो आएगा, मिरर के जस्ट पास में आएगा। इसका मतलब कौन सा? क्या यहाँ पर है क्या? नहीं बेटा, यहाँ पर है। इसका मतलब सी विल बी योर आंसर। देखने का तरीका बता रही हूँ, मिरर से डिस्टेंस नोटिस किया करो, कितना दूर कोई भी एलिमेंट है उस एलिमेंट को उतना ही दूर रखोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? इस तरह से वाटर इमेज और मिरर इमेज चेक करोगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका। यहाँ पर भी क्या बताना है? मिरर इमेज आप लोगों को बतानी है। आप बोलोगे कि मैम मिरर यहाँ पर होता है, रख दीजिए जरा। अब बताओ, अब जरा मुझे नोटिस करो बेटा, ये जो सर्कल है ये यहाँ पर बना दो पास में, ये लाइन इसके नीचे बना दो। ऑप्शन एलिमिनेट कर दीजिए, पहला गया और आपका 4th वाला गया। अब 2 ऑप्शन बचे हैं। Z है, Z को जरा बना दो पहले, Z ऐसे बनेगा। क्या दोनों में है? बिल्कुल। Z के अगर ऊपर सर्कल है तो बेटा यहाँ पर भी तो ऊपर ही सर्कल आएगा ना, तो एक ही ऑप्शन में था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी योर आंसर। तरीका इतना है, मिरर से डिस्टेंस चेक करो हर एक एलिमेंट की, आपके पास आंसर आ जाएगा कि कौन सा ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, सेकेंड टॉपिक आपके पास आता है सीरीज। ये सीरीज हमने वर्बल में भी देखी थी और वर्बल में मैंने आपको अल्फाबेट पर भी दिखाया, मैंने आपको नंबर्स पर भी दिखाया, मैंने मिक्स पर भी दिखाया और हमने टेबल्स के फॉर्मेट में भी किया था। याद आया? अब इसी सीरीज को यहाँ पर हम नॉन वर्बल में देखेंगे। किसके ऊपर? फिगर्स के ऊपर देखेंगे। फिगर्स मतलब कि आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, एक पूरी सीरीज दे दिया जाएगा, नेक्स्ट फिगर को पूछा जाएगा कि इस जगह कौन सी फिगर बनने वाली है। वो सीरीज आएंगी, कंफर्म 2 से 3 क्वेश्चंस बनते हैं, इजी स्कोरिंग है। यहाँ पर सिर्फ मैं चाहती हूँ कि आप लोग पेशेंस रहे, आपके अंदर पेशेंस रहे, आप अच्छे से सिर्फ ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्विंग स्किल जितनी ज्यादा अच्छी होगी उतना ज्यादा नॉन वर्बल में एक्यूरेसी बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 6 से देखिए मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। यहाँ पर सीरीज दी है, यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क बताना है कि बताओ कितना होगा। देखो, एक एक एलिमेंट पकड़ा करो और वो जैसे जैसे चेंज हो रहा है ना वैसे वैसे करो। अब मैं जैसे जैसे बोलती जा रही हूँ, आप मेरे वर्ड्स पे फोकस करिएगा। यहाँ पर सर्कल था, सर्कल फिर बीच में आ गया, फिर ऊपर चला गया और फिर नीचे आ गया, यानी कि सर्कल का मूवमेंट ऐसे है। ठीक है, समझ में आ गया?
अब जरा देखो, अब मुझे पता नहीं है कि ये सर्कल को जाना कहाँ है, तो इससे पहले जो इधर था ना फिगर में, उसको पकड़ो। तो देखो स्क्वायर था, सेंटर से पहले कहाँ आया, इधर आया, फिर नीचे आया, यानी कि स्क्वायर सेंटर में था, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया ये, और उसके बाद यहां से इस साइड आया, देखो ये रहा। तो इसका मतलब जो भी एलिमेंट इस कॉर्नर पे था ना, वो वापस इस कॉर्नर पे आ रहा है। तो अगर सर्कल यहाँ पर है तो बेटा सर्कल अगली आपके फिगर में इस कॉर्नर पर आ जाएगा। समझ में आया, यानी सर्कल इधर से इधर मूव हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, टिक कर दीजिए और आगे बढ़िए। इजी लगा, एक एलिमेंट पकड़ो, फिर उसकी जो अगला वाला जो उसका स्टेप है उसको निकालने के लिए उससे जस्ट पहले वाला फिगर पकड़ लीजिए और उस फिगर से इंटरप्रेट कर लीजिए कि वो एलिमेंट कहां पर घूम रहा है। आपके पास ऑप्शन एलिमिनेट होते चले जाएंगे, आपको ज्यादा ध्यान लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका। यहाँ पर भी दे रखा है आपको एलिमेंट्स 3। ठीक है, यहाँ पर 3 आपके फिगर्स हैं, इसमें आपको बताना है और आपको 4th फिगर फाइंड करना है। तो जरा देखो इसमें मैं क्या बता सकती हूँ आपको। सबसे पहले नीचे वाले ऑब्जर्व करो बेटा, ये जो सर्कल है और ये जो आपका रेक्टेंगल है, ये एक दूसरे की तरफ स्वैप हो रहे हैं, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल इधर आ जाएगा और सर्कल आपका इधर आ जाएगा। इसका मतलब किस ऑप्शन में है, आपके पास इस ऑप्शन में नहीं है, बाकी 3 ऑप्शंस में सेम दे रखा है। यहां तक हमने रख लिया। अब जरा देखिए, हमने ये हेक्सागन पकड़ा, ये मैंने हेक्सागन पकड़ रही हूँ। पहले में देखो इसके अंदर एरो है, ठीक है, पहले वाले में एरो था, एरो लिख दीजिए। दूसरे वाले में इसके अंदर ट्राइंगल है, तीसरे वाले में इसके अंदर ये वाला ट्राइंगल है, यानी कि ये अलग अलग शेप ले रहा है। और इन तीनों आप फिगर्स में देखो, क्या आपकी 3 शेप तो दे रखी है, या तो आपका ये राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, या ये वाला आइसोसेलेस दे रखा है, या फिर ये एरो दे रखा है। इसका मतलब ये 3 फिगर्स आपस में इंटरचेंज होती जा रही हैं। इसका मतलब अगर यहाँ पर मैं हेक्सागन बनाऊंगी तो क्या ये पहले वाले को रिपीट नहीं करेगा, यानी अगर इसमें एरो आया, इसमें आपका क्या आया, इसमें आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल आया और इसमें राइट एंगल ट्राइंगल आया, तो यहाँ पर वापस से एरो आ जाएगा। इसका मतलब हेक्सागन के अंदर जहां पर भी एरो होगा वो मेरे पास आंसर हो जाएगा। ये दोनों ऑप्शन थे, पहला ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया था, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर आंसर। इतना समझ में आया होगा। वापस से देखो, मैं बता रही हूं, मैंने पहले नीचे वाले एलिमेंट्स को देखा, यहां से देखते हुए मैंने एक ऑप्शन हटा दिया, ठीक है, फिर मैंने ऊपर वाले को देखा, 3 फिगर थी और तीनों फिगर में 3 आपके फिगर्स अंदर थी, तो ये तीनों फिगर अपने आप को रिपीट करेंगी। जब एक फिगर ने एक फिगर बार बार ले लिया तो इसका मतलब अगली बार वो वापस फिगर को रिपीट करेगा। ठीक है, तो मैंने एरो को वापस रिपीट करवाया और मेरा ऑप्शन नंबर डी आंसर में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आप लोगों को वापस से यहाँ पर सीरीज दे रखी है, फिगर सीरीज है। आपको क्या बताना है, क्वेश्चन मार्क में कौन सी फिगर बनने वाली है, ये आपको ऑप्शन के थ्रू बताना है। मैंने क्या बताया था बच्चों कि एक एलिमेंट को पकड़ा करो, उस एलिमेंट का जो भी मूवमेंट है, जैसे वो मूव कर रहा है उसके मूवमेंट को डिकोड करो और अपना आंसर लेकर आओ। देखो सबसे पहले हम ये जेड को पकड़ते हैं, इजीली दिखने वाला, ये ऐसे था, फिर ये इस तरह से हो गया, फिर ये नीचे हो गया, फिर ये इधर हो गया। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैम ये तो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है और 90 डिग्री मूव कर रहा है पूरा एक बार में। इसका मतलब यहाँ पर ये वापस ऐसे आ जाएगा। तो इसका मतलब चारों ऑप्शन में है, तो यहाँ से तो कोई कुछ हमें पता नहीं चला। अब एरो को देखो, देखो आगे वाला टिप मत देखना, बस मुझे लाइन बताओ, ये इस तरह से थी, फिर ऐसे हो गई, फिर नीचे हो गई, फिर इस तरह से हो गई। यानी कि अगर इस टिप को लेकर चलोगे तो पहले ये था, फिर उसके बाद ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर इस साइड आया और फिर अब ऐसे हो जाएगा, यानी कि ये 45 डिग्रीज घूम रहा है। अगर टिप को कंसीडर करते हो तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसका मतलब ये ऐसे आएगा और टिप इसकी यहाँ पर बनने वाली है। ठीक है, टिप जरा देखिए कि कैसे बनेगी। देखो यहाँ पर पहले इस तरह से थी, यानी कि पहले जो लाइन थी ना वो एज पर लग रही है, फिर लाइन जो है आपकी किस पर लग रही है, आपकी ये इस तरह से है, ये आपका कॉर्नर पर लग रही है लाइन, फिर थर्ड वाली फिगर में वापस से एज पर लग रही है, फोर्थ फिगर में कॉर्नर पर लग रही है, तो फिफ्थ फिगर में क्या हो जाएगा, एज पर लगेगी। यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा है, ये दोनों तो वैसे ही हट जाएंगे क्योंकि पीछे एरो बन रहा है, यहाँ पर दोनों में एज पर बना रहा है, तो बी और डी में से कोई आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा अभी वो देखते हैं। देखो अब इसमें क्या हो गया आपका, अब यहाँ पर हमें पीबीआर को हमें रिलेट करना है, तो आप देख पा रहे होंगे कि मैम यहाँ पे आर है ना, इसका कहीं ना कहीं मिरर इमेज बन रहा है, यानी अगर यहाँ पर आर सीधा था तो यहाँ पर मिरर इमेज है, यहाँ आर सीधा है तो यहाँ पर मिरर इमेज आ गया, तो बेटा यहाँ पर आर सीधा ही आएगा चाहे वो किसी भी पोजीशन पे आए।
तो यहाँ पर एक में मिरर था, एक में सीधा है, तो क्या आंसर हो जाएगा? सीधा वाला आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी योर आंसर। समझ में आया? एक एलिमेंट पकड़ो, अपना आंसर निकालते जाओ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, सीरीज का क्वेश्चन है, वापस से देखो। अब देखो ये वाला क्वेश्चन लाने का मेरा मोटिव ये था कि एक कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी जो फिगर्स है वो क्लस्टर्स के साथ मूव होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो आपने देखा कि ये वाला और ये वाला कहीं ना कहीं सेम है, आपकी डिजिट सेम जा रही है कि 6 यहाँ है, 6 यहाँ है, ठीक है। तो बेटा ये वाला और ये वाले में जो चेंजेस होंगे ना, वही इसमें और इसमें चेंजेस होंगे। ये इस तरह का क्वेश्चन है। तो पहले एक बार ना ओवरव्यू कर लो कि मैम इसमें 1 वाला कहीं रिलेट नहीं कर रहा कि ये 2 और 4 है, बस यहाँ पर 6 आ गया, पर यहाँ भी 6 है, इसका मतलब क्लस्टर बन रहा है, क्लस्टर बनाओ। तो देखो V और O पहले इधर था, ठीक है, या फिर आप बात करो T और O इधर था, फिर आपका ये शिफ्ट हो गया, पहले TO इधर था, फिर नेक्स्ट फिगर में TO ऐसे आ गया। इसका मतलब 2 और V पहले अगर इधर है तो 2 और V इधर शिफ्ट हो जाएंगे। किस ऑप्शन में है? सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, टिक कर दीजिए, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर आंसर। बाकी कोई भी एलिमेंट उठा लीजिए, आपका इसी तरह से आंसर आएगा। क्लस्टर बनाओ, जो चेंजेस वहां देखने को मिल रहे हैं वो आगे वाले में चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम 1 को क्यों नहीं लिया? क्योंकि बेटा हमें क्वेश्चन मार्क वाला बताना है, तो इसका क्लस्टर इसके साथ मुझे बनाना पड़ेगा, तभी तो ये इसके साथ बनेगा। तो ये तो अकेला रह जाएगा, इसके आगे कुछ और होगा, ये उससे रिलेट कर रहा होगा, तो हमें उससे मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो इजीली आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज काउंटिंग ऑफ फिगर्स। एफकेट ने अभी तक इसके ऊपर डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा है, एक बार कभी कभी पूछा है, बट इस तरह नहीं आया है। पर नया वेंडर है तो हम चांसेस लगा रहे हैं कि आ सकता है। तो यहाँ पर ट्राइंगल और आपको क्या बताना है? स्क्वायर बताना है फिगर का। फिगर दे नहीं रखा, मैं आपको बना देती हूँ, कोई बात नहीं, इजिली। तो आप इसमें से बताइए कि क्या आपका हो जाएगा। ये आपका फिगर है, आपको इसमें बताना है कि कितने ट्राइंगल हैं और आपके कितने स्क्वायर्स आपके यहाँ पर प्रेजेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको टाइम दे रही हूँ, जरा बताओ और मुझे कमेंट में बताइए कि कितने ट्राइंगल और स्क्वायर यहाँ बन रहे हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो जरा देखिए, अभी तक आपने देख लिया होगा कि कितने बन रहे हैं। तो देखो, एक एक करके काउंट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर करना होता है स्मार्ट वर्क। ये जो बॉक्स है ना, ये 4 बार है यहाँ पर, तो इसका मतलब मैं अगर एक में निकाल देती हूँ तो आप बोलोगे कि मैम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना, उतना ही होगा। सबसे पहले मैं ट्राइंगल को लेकर चलती हूँ। तो देखो 4 तो इसमें छोटे ट्राइंगल्स है, ठीक है, पहले तो 4 छोटे ट्राइंगल हो गए, फिर ये बड़े वाले, देखो ये वाला पूरा एक ट्राइंगल, फिर ये वाला पूरा एक ट्राइंगल, फिर ये वाला पूरा एक ट्राइंगल, और फिर ये वाला पूरा एक ट्राइंगल। इसका मतलब 4 ये बड़े वाले हो गए। तो यानी टोटल कितने हो गए? 8 हो गए ट्राइंगल एक डब्बे के अंदर। तो ये कितने डब्बे हैं? 1 2 3 4, यानी कि ये कितने हो जाएंगे? 4 से मल्टीप्लाई करो, 32 ट्राइंगल्स तो अंदर बन रहे हैं, ठीक है। पहली चीज, बाहर कितने हैं? एक ट्राइंगल ये रहा और एक ट्राइंगल ये रहा, यानी कि 2 ट्राइंगल आपके यहां बन रहे हैं, तो 34 ट्राइंगल्स तो यहां से हो चुके हैं, पहली चीज, ठीक है। अब हमें निकालने हैं बाकी ट्राइंगल, क्योंकि ऑप्शन में देखो 34 तो नहीं है, इससे ज्यादा ही है, तो वो देखिए। अब आपको ज्यादा ट्राइंगल छोटे छोटे को जोड़ना पड़ेगा। तो देखो ये जो मैं आपका वो कर रही हूँ, शेड कर रही हूँ, ये ट्राइंगल बताओ क्या दिख रहा है? ये ट्राइंगल बेटा एक अगर यहाँ है तो एक यहाँ भी है, देखो ये वाला, मैं वापस से पूरा शेड कर देता हूँ, ये रहा, ठीक है, दूसरा ये रहा, तो तीसरा भी यहाँ पे होगा, कौन सा वाला? ये जो है, ये जो बचा हुआ है, ये वाला ट्राइंगल। तो 3 ऊपर है तो 3 ही नीचे होंगे, 4 5 6, यानी कि यहां से 6 ट्राइंगल और निकल के आ गए, इसके अलावा नहीं बनेगा। तो 34 में 6 और ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका? 40 ट्राइंगल्स आपके बन जाएंगे। तो 40 ट्राइंगल विल बी योर आंसर, ठीक है। स्क्वायर्स को काउंट करना है, काउंट कर लीजिए, वरना आप ट्राइंगल के बेसिस पर भी आंसर निकाल सकते हैं। और स्क्वायर्स को काउंट करके आप मुझे कंफर्म कर देना सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में, कि मैम 7 स्क्वायर्स ही हैं इसके अंदर। डन। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आपको वापस से एक फिगर दे रखा है और ट्राइंगल आपको निकालना है। तो देखो अगर मैं बेटा इस जो आपका फिगर है ना, आधे फिगर को जूम करती हूँ और इसमें जितने ट्राइंगल होंगे मैं उसको अगर मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं तो क्या मेरा आंसर आ जाएगा? क्योंकि इधर भी तो सेम ही तो फिगर है आपकी, ठीक है। तो जरा इस फिगर को देखिए, सबसे पहले यहाँ पर डायगोनल्स बने हुए हैं, तो पहले छोटे छोटे ट्राइंगल उठाइए। देखो 1 2 3 और 4, पहले तो ये 4 हो गए। उसके बाद देखो 1 और 4 एक ट्राइंगल बना रहा है, 3 और 4 एक बना रहा है, 2 और 3 एक बना रहा है, और 1 और 2 एक बना रहा है, यानी कि 4 2 को मिलाकर बड़े बड़े ट्राइंगल हो गए। एक आपका ये वाला हो गया, यानी कि इसमें +1 और कर दीजिए, और एक आपका ये टोटल हो गया, ये ABC वाला पूरा बड़ा वाला, यानी +1 कर दीजिए। तो 10 ट्राइंगल तो आपके निकल के आ चुके हैं।
तो 10 अगर इधर हैं तो बेटा 10 इधर होंगे, यानी कि 20 ट्राइंगल्स का काम तो मेरा हो चुका है। अब मुझे बाकी निकालने हैं। तो देखिए जरा, क्या आपको इसमें एक ये ट्राइंगल दिख रहा है, ए बी सी और बीच में ओ है, तो एक ट्राइंगल ए ओ बी देख लीजिए, एक बी ओ सी देख लीजिए और एक ए ओ सी देख लीजिए। तो 3 ट्राइंगल मेरे यहां से बन चुके हैं, ठीक है। और जैसे ही मेरे 3 ट्राइंगल यहां से बने, बाकी बचे हुए कौन से हैं आपके ट्राइंगल, वो देखो। सबसे पहले एक बड़ा वाला बन जाएगा ट्राइंगल ए बी सी, यानी कि एक ट्राइंगल आपका वहां से बन गया। तो टोटल अभी तक मेरे 24 ट्राइंगल्स बन चुके हैं। अब क्या कोई बचेगा, तो वो देखिए जरा। अब बचे हुए देखो जरा, अगर मैं इधर लिखती हूँ आर एस टी, ठीक है, तो मेरा ट्राइंगल आर एस सी एक ट्राइंगल बन रहा है, एक मेरे पास एस टी सी बन रहा है, ऐसे ही मेरे पास आर एस टी बनेगा और मेरा आर सी टी बनेगा, क्योंकि ये जो बीच में काइट बन रही है ना, इसमें भी तो बेटा 4 ट्राइंगल्स होंगे, यानी 4 ट्राइंगल्स मेरे यहां से आ गए। तो 24 में 4 और ऐड कर दीजिए, 28 विल बी द आंसर। समझ में आ गया? एक एक फिगर उठाओगे ना बहुत इजीली हो जाएगा, और जो बिल्कुल मिरर इमेज यानी कि जो बिल्कुल ही सेम टू सेम अगर फिगर है, उसको एक बार काउंट करो और उसे उतनी बार मल्टीप्लाई कर दो जितनी बार वो फिगर दे रखी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपका। एक और बता रही हूँ, यहाँ पर स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले जो दिख रहा है आपको, विजिबल है, वो देखो। सबसे पहले आप बोलोगे मैम ये जो स्क्वायर है ना रिपीट हो रहे हैं, यानी कि अगर मैं इस स्क्वायर को निकाल दूं तो वही इधर होगा, और अगर इस स्क्वायर में जितने होंगे वही इधर होगा। इसका मतलब इधर देखो 1 2 3 4, 4 तो आपके छोटे छोटे हो गए, एक आपका ये पूरा बड़ा हो गया, यानी 5 स्क्वायर यहाँ है तो बेटा यहाँ भी 5 होंगे। यहाँ देखो कितना है, एक ही स्क्वायर बन रहा है, यानी अगर एक यहाँ पर है तो यहाँ पर भी एक होगा, तो ये कितने हो जाएंगे, टोटल आपके 12 स्क्वायर्स तो निकल के आ चुके हैं, ठीक है। अब जरा ये देखो, क्या ए बी सी डी एक स्क्वायर नहीं होगा, तो एक आपका यहां से हो गया और ये पूरा ओवरऑल एक और हो जाएगा, यानी कि टोटल 14 स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? एक एक मैं कंपार्टमेंट लेती हूँ, एक एक क्वार्टर को उठाइए, उसको सॉल्व करो, ये तरीका है आपको कैलकुलेट करने का, वरना कंफ्यूज हो जाओगे कि मैम ये वाला काउंट कर लिया, ये वाला काउंट नहीं किया, समझ नहीं आ रहा, ठीक है। जरा नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वाड्रिलेटरल्स बताना है। क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है, जिसकी 4 साइड्स होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ कि 13 में आप काउंट करिए कि कितने फिगर हैं, और मुझे सबसे आंसर चाहिए कमेंट के अंदर कि इसका आंसर आपके पास क्या आ रहा है, ठीक है। मैं आंसर को पिन कर दूंगी, वो आपका आंसर हो जाएगा, आपका जो राइट आंसर होगा, और आप लोग मुझे कैलकुलेट करके जरूर बताएंगे कि कितना आंसर आप बता रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नया टॉपिक पर आपके पास आएगा एम्बेडेड फिगर्स। 100% आप लोग भी एक्सपर्ट हो इस टॉपिक में, पर फिर भी मैं आपको बताऊंगी तरीके जिससे आप इसे अच्छे से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। 14 में क्या दे रखा है, एक आपको एक पैटर्न दे दिया जाता है। इस पैटर्न को इसके अंदर एम्बेडेड मतलब क्या होता है, इसको उठाकर एज इट इज जिस फिगर में रख दो और आपको दिखे भी ना, वो एम्बेडेड मतलब उसके अंदर धसा हुआ जो चीज होती है उसको कहा जाता है एम्बेडेड होना। इसका मतलब ये पैटर्न आपको कहाँ दिख रहा है, एक एक करके लाइन उठाओ। देखो अगर मुझे बीच की लाइन दिख रही है और मुझे यहाँ पे 2 जेड बनाने हैं उल्टे, तो बीच की लाइन तो मुझे यहाँ भी दिखी है, यहाँ भी दिखी है और यहाँ भी दिखी है, पर क्या जेड बन रहा है क्या? बेटा देखो इस लाइन के इधर से जेड नहीं है, मिड से जेड है, तो बेटा यहाँ से तो जाएगा, इधर भी बनेगा। और क्या यहाँ से आकर ये ऐसे जेड थोड़ा ना चाहिए, मुझे इधर से चाहिए था, तो सी तो नहीं होगा। यहाँ तो लाइन ही नहीं थी, तो हटा दीजिए। अब आपके पास क्या बच रहा है, 2 ऑप्शन बच रहे हैं, इनको चेक कीजिए। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखो ऊपर लाइन जा रही है और जेड बन रहा है, पर क्या नीचे आ रही है क्या? बेटा यहाँ तो आ रही है, पर ये वाली लाइन नहीं बन पा रही है, यानी ए भी नहीं होगा, डी विल बी योर आंसर। क्या बोला, एक एक करके एलिमेंट उठाओगे तो आराम से समझ में आएगा कि बनाना क्या है। ये मैंने बनाकर भी दिखा दिया कि ये आपका कैसे इसके अंदर एम्बेडेड हो गया है। समझ में आ गया? तो ऐसे हम निकालेंगे एम्बेडेड वाली को। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, वापस से एम्बेडेड निकालना है। फिगर दे रखी है, एक एक एलिमेंट पकड़ो और देखो जरा। देखो सबसे पहले मुझे एज टू एज एक लाइन ड्रॉ करनी है, यानी एज टू एज अगर लाइन देखें तो यहाँ पर भी मुझे दिख गई, यहाँ पर भी मुझे दिख गई, और यहाँ पर तो बेटा डायगोनल से कनेक्टेड है, डायगोनल बन रहा है मतलब कॉर्नर है, पर यहाँ पर एक छोटी दिख रही है। चलो इसको भी ले लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं, और यहाँ पर आपके पास 2 लाइन्स है, तो दोनों को सोच कर रखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से पहले एक स्लेंट लाइन बनाओ, 45 डिग्री के एंगल पे कट होगी, तो ये मेरी लाइन बन चुकी है स्लेंट, ठीक है। यहाँ पर भी मुझे ये लाइन दिख चुकी है, यहाँ पर भी बच्चा मुझे दिख चुकी है, और यहाँ पर मुझे ये लाइन नहीं दिखी है इस वाले में, तो इसे हटा दीजिए, पर इस वाले में मुझे जरूर दिख चुकी है,
ठीक है। अब आगे देखिए, स्ट्रेट लाइन कट करना है आपको, कहां पे जाएगा, एज के ऊपर जाना चाहिए। ये एज और जो कॉर्नर है, इन्हीं वर्ड्स को पकड़ना, ये ऐसे ही एम्बेडेड देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो, क्या कोई लाइन आ रही है, क्या नहीं आ रही, हटा दीजिए। क्या यहाँ पर ऐसे लाइन आ रही है, नहीं आ रही, हटा दीजिए। क्या यहाँ आ रही है, क्या बिल्कुल आ रही है, और क्या एज पे आ रही है, बिल्कुल एज पर ही आ रही है। तो इसका मतलब ये आपका आंसर में आएगा, और यहाँ पर इधर आ रही है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि दोनों में तो आ रही है। बेटा जरा देखो, ये जो फिगर थी ना, तभी मैंने बोला माइन्यूट से माइन्यूट चीजें याद रखना। ये इस कॉर्नर के जस्ट पास में है, ये वाला एरो इस कॉर्नर के जस्ट पास में है, दूर नहीं है। तो बेटा ये तो इस कॉर्नर के जस्ट मिड में आ गया ना, ये तो होगा ही नहीं, इसलिए डी वाला आंसर आएगा कि इस वाले कॉर्नर के जस्ट पास में जो होगा, जो जितना ज्यादा एक्यूरेट होगा, वो उतना ज्यादा आंसर होगा। समझ में आ गया? ये इसलिए रखा ताकि मैं इन दोनों में डिफरेंस दिखा सकूं कि किस तरह से आप ऑब्जर्व करोगे बिल्कुल छोटी से छोटी डिटेल को। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 60। सर्कल है, पहले आप एक क्वाड बना लो। ये लाइन देखो, आप बोलेगी मैम इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी दे रखी है, ठीक है। जरा एक छोटी सी लाइन इसके कॉर्नर पे आ रही है क्या सबके पास? सबके पास एक छोटी लाइन आ रही है, तो हमने ये भी बना लिया। अब जरा यहाँ पर ऐसे एक फिगर बनाइए जो कि आपके इधर तो कॉर्नर पे आए और इधर आपके एज से टच करे। तो यहाँ तो बेटा कुछ भी नहीं है, हटा दीजिए। क्या यहाँ दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। क्या यहाँ पर है? नहीं है। क्या यहाँ पर है? नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी योर आंसर। समझ में आ गया किस तरह से देखोगे? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17। फोल्डेड फिगर आपका यानी फोल्डेड पेज और आपका कटिंग पेज जो होता है, इसमें कैसे बनाते हो? देखो एक A4 शीट है, इसको यहां से आपने ऐसे फोल्ड किया, यहां से फोल्ड किया, फिर आपने ऐसे फोल्ड कर दिया। अब सिर्फ इतना पेज आपको विजिबल है, इसमें आपने ऐसे कटिंग कर दी, फिर आप इसे खोलो और आपको कैसा पेज दिखेगा वो आपको बताना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या खोलोगे बेटा? ऐसे ही तो खोलोगे, यानी सबसे पहले ऐसे खोलोगे। तो ये जो इधर फिगर होगी, क्या वो इधर नहीं बनेगी? यहाँ पे मिरर इमेज लगा दो, जैसा ये यहाँ पे बनेगा वैसा ही फिगर यहाँ बनेगा। तो ये कहाँ पर दिख रहा है आपको? आपको यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है, ठीक है। अब जरा ऊपर वाला खोल दो पार्ट, यानी ऊपर वाला खोलोगे तो यहाँ पे एक ऊपर आपका सेम बन जाएगा। ऊपर खोल रहे हो तो यहाँ पर लगा दो मिरर, तो इसका मतलब जैसे ही लगाओगे मिरर क्या देगा? ये इस तरह से दे देगा। तो मिरर इमेज लगाते ही आपके पास क्या ये वाला कट गया ऑप्शन? क्या ये वाला कट चुका है? ये वाला है पर ट्राइंगल उल्टे हैं तो हटा दीजिए, एक ही ऑप्शन बचा, बी विल बी योर आंसर। यहाँ पर मेरा स्मार्ट वर्क क्या कहता है, जहां से फोल्ड हो रहा है ना, और जैसे ही खोलोगे वहां पर एक मिरर लगा दिया करो, जैसा बन रहा है अपोजिट बना दो, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? जरा एक और देखो क्वेश्चन नंबर 18। ये इस तरह से फोल्ड हुआ, फिर इस तरह से हुआ। जरा पहले तो तुम ऐसे खोलोगे, इसका मतलब मैं यहाँ पर मिरर लगा देती हूँ, ठीक है। तो ये ऐसे बन जाएगा। फिर मैं ऊपर लगा देती हूँ मिरर, तो ये ऐसे बन जाएंगे मेरे। तो ये किस फिगर में दिख रहा है? आप बोलोगे कि मैम सिर्फ बी वाले में दिख रहा है, तो बी विल बी योर आंसर। इजी था, अभी इतना सोचना ही नहीं है बच्चा, ये होता है रीजनिंग करने का तरीका। यहाँ पर ये नहीं देखना कि मैम पूरा हम एक एक करके बना रहे हैं ड्राइंग उसकी, नहीं। अरे यार मिरर लगाओ और सिंपल खत्म है आपका। कुछ सेकंडों का क्वेश्चन है और पूरे 3 नंबर देकर जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19। जरा सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ जल्दी से कि 19 का आंसर कितना आ रहा है। देखो पहला फोल्ड यहाँ मारा और दूसरा यहाँ मारा। अब आप मुझे बताओ कि मिरर कहाँ लगाओ? आप बोलोगे कि मैम यहाँ लगा दीजिए। अगर ये इस तरह से दे रखा है, अच्छा एक और फोल्ड मार दिया, ठीक है ठीक है, ये एक और फोल्ड मार दिया, तो सबसे पहले तो बेटा इस फोल्ड को खोलोगे। तो अगर ये मेरे पास फिगर था, ये फिगर है, तो पहले यहाँ पर मैं मिरर लगाती हूँ। तो यहाँ मिरर लगाने का फायदा क्या होगा कि इस वाले डायग्राम को बनाओ पहले। जैसे ही आप खोलोगे इधर से तो ऊपर बनेगा और इधर बनेगा। तो पहले जरा देखो क्या ये कहीं आ रहा है क्या? देखो यहाँ पर कट आ रहा है और यहाँ कट तो दे रखे हैं, ये ऊपर भी आ रहा है। यहाँ पे क्या ऊपर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। क्या यहाँ ऊपर कट है? नहीं है। क्या यहाँ पर ऊपर कट है? नहीं है। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर आंसर। इजी था यार, इतनी जल्दी एलिमिनेट हो गए ऑप्शन, इतना पूरा नहीं बनाना, इसलिए तरीका बताया है। जो लास्ट में फोल्ड हो रहा है ना, वहां से स्टार्ट करा करो पीछे की तरफ, उधर से खोलना स्टार्ट करा करो अपने पेजेस को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो आपके पास आता है इनकम्प्लीट फिगर्स, यानी सीरीज जैसा ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क एक फिगर के अंदर है, इस फिगर को कंप्लीट करोगे आंसर आ जाएगा।
तो यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर आपको बस लाइन टू लाइन कनेक्ट करते जाना है और फिगर बनाती जानी है। पहले लाइन ऐसे आ गई, यानी अगर ये मेरा बॉक्स है तो पहला लाइन मेरा ये इस तरह से आएगा। तो किस में दे रखा है, देखो क्या यहाँ पर है, क्या नहीं है, क्या यहाँ पर है बेटा, ये तो कॉर्नर से कॉर्नर टच कर रहा है, ये नहीं होगा, मुझे एज चाहिए, ये है और यहाँ पर भी है आपके पास, ठीक है। अब देखो क्या और कोई लाइन आ रही है क्या यहाँ पर, अरे नहीं आ रही यार, ये आपकी सेकंड लाइन क्यों आ गई, तो ये भी हटा दो। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर आंसर। एक एलिमेंट पकड़ रही हूं मैं और एलिमिनेट कर रही हूँ, मैं बिल्कुल 5 सेकंड में आंसर दे रही हूँ, क्यों, क्योंकि एक को पकड़ोगे कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21। इस बॉक्स को बनाना है, जूम कर लेते हैं एक बार, एलिमेंट पकड़ लो। पहले मुझे ये स्ट्रेट लाइन पकड़नी है, क्या बेटा ये पूरी जा रही है क्या नीचे, नहीं, ये देखो ये ट्राइंगल जब ये पूरा बन रहा है तो उस ट्राइंगल के पॉइंट तक जा रही है, यानी यहीं तक जाएगी, तो इसका मतलब पहले तो यहाँ पर ये पूरा बनना चाहिए ना ट्राइंगल, ये पूरा बनना चाहिए, तो हटा दो 2 ऑप्शन तो, ठीक है। यहाँ पर बन रहा है और यहाँ बन रहा है, पर ये वर्टिकल लाइन बेटा यहाँ तो मुझे कहीं नहीं दिख रही है, तो ये भी हटा दीजिए। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर आंसर। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, जरा मुझे बताना कि अभी क्वेश्चन करने में कि यार ये तो बहुत जल्दी बन रहा है और यही क्वेश्चन आते हैं, यही वो क्वेश्चन है जो रीजनिंग देता है नॉन वर्बल में, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि ये आपका बहुत स्कोरिंग है, तो इसे छोड़ना मत और अच्छे से सिर्फ देखना कि क्या चल रहा है इसमें। नेक्स्ट टॉपिक देखिए एनालॉगी के ऊपर, यानी कि एनालॉगी मैंने अल्फाबेट्स पढ़ाई थी आपको वर्बल में, आपको मैंने लेटर्स वाली भी पढ़ाई थी, आपके नंबर्स वाली भी पढ़ाई थी। यहाँ पर हम देखेंगे फिगर्स में क्या एनालॉगी आती है। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, एनालॉगी मतलब क्या होता था कि मैम ए और बी का जो रिलेशन होगा वही सी और डी में लगने वाला है, यही तो होता था, यानी ए और बी में जो रिलेशन आएगा वही आप सी और डी में लगा दोगे। तो देखो यहाँ एरो कितने दिख रहे हैं, 1 2 3, यानी 3 एरो थे, पर यहाँ पर 3 एरो की जगह सिर्फ 2 हो गए, एक एरो उठकर ऊपर चला गया है इधर, तो यानी यहाँ पर अगर 4 थे तो 4 से यहाँ पर 3 हो जाएंगे और एक एरो ऊपर आ जाएगा, यानी यहाँ पर सिर्फ 3 एरो बचने वाले हैं। तो बेटा 3 एरो कहाँ का है, हटा दो ऑप्शन, उल्टा तो नहीं करना, तो ये भी हटा दीजिए। यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, ये उल्टा हो गया, हटा दीजिए। क्या ऊपर यहाँ पर ये बना रहा था क्या, ये बी में नहीं बना रहा था, तो क्यों कर रहे हो, ऑप्शन नंबर सी टिक करो और आगे बढ़ो। ये इतना इजी है कि सिर्फ 2 में देखो, जैसा पैटर्न चल रहा है ना, ज्यादा नहीं सोचना, उसी पैटर्न को कंटिन्यू करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23 आपका क्या बोल रहा है, आपको यहाँ ए और बी में जो रिलेशन चलेगा उसी टाइप का सेम रिलेशन सी और डी में आपको चलाना है। तो आप बोलोगे कि मैम इसका ये कहीं मिरर इमेज बन रहा है, मुझे तो ऐसा दिख रहा है, क्या ये मिरर बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, तो या तो ये यहाँ पर मिरर इमेज बनाएगा वरना कोई तो इमेज बनाएगा, ठीक है। तो देखो मिरर इमेज बनाने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, ये वापस ऐसे होगा, इसके एरोस कैसे हो जाएंगे, एक इधर हो जाएगा और एक इधर हो जाएगा। ऑप्शन में ये ई था पर यहाँ पर ये वाला एरो नहीं था, आप बोलोगे मैम ये तो नहीं बन रहा, तो क्या बनेगा, अगर बच्चा मिरर नहीं बन रहा तो वाटर बनाकर देखो, शायद ये वाटर बना रहा हो, तो वाटर जैसे ही बनाओगे क्या वाटर बनेगा, ये इस तरह से बनाओगे, इधर ऐसे आएगा और इधर ऐसे आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा इसमें वो आपको सोचना नहीं है कि मैम ये कहाँ जाएगा, कैसे करेगा, आपका जो ऑप्शन आ रहा है वैसे ही ए और बी में जो रिलेशन चल रहा है उसी रिलेशन को आप चलाओगे। ऑप्शन एलिमिनेट करना चाहते हो तो करो, देखो ए हटा दोगे और बी हटा दोगे क्योंकि कोई सेंस नहीं बन रहा, सी में दोनों तरफ एरो आ रहा है, ये भी तो थोड़ी ना है इसमें, इसे भी हटा दो, यानी इन दोनों में आपको सोचना है, पर बेटा ई भी हट जाएगा क्योंकि एरो ही नहीं है उसके अंदर, एरो तो मुझे चाहिए ना, तो ई भी हटा दीजिए, डी आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नॉन वर्बल क्लासिफिकेशंस। क्लासिफिकेशंस में क्या होता है, एक ऑड फिगर दे दिया जाता है, इस ऑड फिगर को आइडेंटिफाई करना होता है। सारा फिगर का खेल है बेटा, सारा, इसमें कुछ नहीं सोचना, जैसा फिगर बोलेगा वैसा आपको करना है। ऑड फिगर आपको इन 5 में निकालनी है कि कौन सी ऑड फिगर होगी। तो देखो जरा, आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे एक पर्सन का फिगर दे रखा है जो थोड़ा डांस वांस कर रहा है, तो पैर को आप नोटिस करो, या तो हाथ को करो या पैर को करो। मुझे हाथ इसके सबके सेम लग रहे हैं कि सब मूवमेंट कर रहे हैं, पैर देखो ये भी मुड़कर मूवमेंट कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, पर मुझे ये डी वाला ऑड क्यों लग रहा है, क्योंकि देखो बाकी सारे चारों में एक पैर पता है यहाँ से पूरा स्ट्रेट जा रहे हैं, एक पैर तो जरूर ऐसे स्ट्रेट हो रखा है, ये देखो, ठीक है, पर डी वाले में दोनों एक ही तरफ मुड़ गए। इसमें बाकियों में क्या हो रहा है कि आपके जो नीचे के पैर थे दोनों अपोजिट हैं,
स्ट्रेट वाले पार्ट में आने के बाद अपोजिट जा रहे हैं, नीचे वाला टिप देखो जरा, दोनों एक दूसरे के दूर हैं, पर यहाँ पे डी में दोनों साथ में है टिप, यानी डी मेरा ऑड वन आउट हो जाएगा। समझ में आ गया? एक एक माइन्यूट डिटेल देखना, आपका आंसर आपके पास होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25 आपका, यहाँ पर फिगर्स दे रखी हैं बहुत सारी, आपको आंसर बताना है। तो देखो यहाँ पर क्या मुझे ये दिख पा रही हूँ कि बाहर भी सर्कल है और अंदर भी सर्कल है, यानी कि दो फिगर मेरी रिपीट हो रही है। यहाँ पर भी देखो एक स्क्वायर है फिर स्क्वायर है, यानी कि एक ही आपका जो फिगर है ना वो दो बार आ रहा है। यहाँ पर आपका क्या दो बार आ रहा है, क्या नहीं आ रहा? क्या यहाँ दो बार आ रहा है? ट्राइंगल है बेटा जो दो बार आ रहा है। और यहाँ पर आपका क्या दो बार आ रहा है? स्क्वायर आपका दो बार आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ये वाला आपका ऑड वन आउट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसी फिगर नहीं है जो अपने आप को दो बार रिपीट कर रही है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर आंसर। समझ में आया? ये छोटी मोटी चीजें, इतना ज्यादा रीजनिंग नहीं रखती है इसमें कि मैम इसमें क्या ऐसा हो रहा है कि हम क्या ढूंढ दें। नहीं, इसमें जो पहला आपका इंस्टेंस हो रहा है ना, जो पहले दिमाग में आ रहा है कि यार इसमें तो बहुत सिंपल सा दिख रहा है, वही आंसर होगा। कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा कि मैम ये तो इतना इजी थोड़ी ना आएगा। यही आता है बच्चा, फिगर में आप क्या करोगी ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26 आपका, यहाँ पर भी ऑड बताओ। तो जरा मुझे बताओ, क्या ये यहाँ से इधर मूव करा तो ये क्या ऐसे 90 डिग्री नहीं मूव कर रहा क्लॉकवाइज, वापस से 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव कर रहा है? क्या यहाँ पर 90 डिग्री क्लॉकवाइज से मूव करना चाहिए था? वरना 90 डिग्री भी छोड़ो, आप इतना बता दो क्या क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं सारे? अगर इसी फिगर को आप इधर लेकर आओगे तो ये भी तो बेटा क्लॉकवाइज ही मूव कर रहा है, पर ये तो जस्ट अपोजिट हो गया, बिल्कुल आपका मिरर इमेज बना रहा है ये सी का। तो ऑप्शन नंबर डी ऑड वन आउट हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, पर डी वाला अलग ही अपना एंटी क्लॉकवाइज चलने लग चुका है। ठीक है, तो ऑड वन आउट ऐसे आप निकालते हो। नेक्स्ट आते हैं आपका डॉट फिगर्स के अंदर 110%, 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, यानी फ्री के आपके 6 से 9 नंबर आपके हाथ में होंगे। जरा देखो क्वेश्चन नंबर 27, ये डॉट है ना, ये ऐसे फिगर निकाल दिए जिसमें सब में आ जाए। एक एक डॉट को पकड़ेंगे। पहले ये वाला देखो, ये किसके अंदर आ रहा है? सर्कल में और पेंटागन में। ठीक है, ये वाला किसके अंदर आ रहा है? आपका सर्कल में आ रहा है, स्क्वायर में आ रहा है, दोनों स्क्वायर में मतलब, और पेंटागन में आ रहा है। ठीक है, ये वाला किसके अंदर आ रहा है? आपका ये, अगर मैं इस स्क्वायर का नाम काइट रख देती हूँ तो काइट में और स्क्वायर के अंदर आ रहा है। तो ऐसे बताओ फिगर जो ये तीनों को, कंडीशंस को, रिलेशन को फुलफिल करे। तो देखो, अगर ये सर्कल और पेंटागन में आ रहा है तो क्या यहाँ पर सर्कल और पेंटागन में मैं ला सकती हूँ क्या? सिर्फ सर्कल पेंटागन, बाकी कुछ भी नहीं। तो ये देखो, ये वाला डॉट मैंने बना दिया, क्या ये यहाँ पर बनेगा? और कुछ भी ये नहीं होना चाहिए, सिर्फ 2 फिगर होनी चाहिए। ठीक है, ये वाला डॉट चारों के बीच में, तो चारों के बीच में ये यहाँ पर आ गया, और ये वाला काइट यानी कि दोनों स्क्वायर्स के बीच में। तो बेटा दोनों स्क्वायर्स के बीच में क्या ये यहाँ पर बना सकती हूँ मैं? तो मेरा तो आंसर पहला ही ऑप्शन आ गया, मैंने पहला चेक किया और डी ही मेरा आंसर आ गया। तो डॉट ऐसे होता है, एक एक डॉट को पकड़ा करो और क्वेश्चन में बनाया करो। ऑनलाइन पेपर है तो थोड़ी डिफिकल्टी होगी, स्क्रीन में अच्छे से देखना, और छोटे छोटे से डायग्राम होंगे तो उसको फोकस करके अच्छे से देखना। एक भी जैसे ये लाइन है ना, जैसे देखो यहाँ पर ये जो आपको कॉलम दिख रहा है बेटा, यहाँ पर भी डॉट बन सकता है। तो इनको आप है ना इग्नोर मत करना कि मैम इतनी सी स्पेस है, तो इस स्पेस में भी बनेगा। जब तक दोनों लाइन ओवरलैप नहीं कर लेंगे ना, तब तक आप उधर बनाओगे आप डॉट्स को। ठीक है, तो ये ध्यान से करने का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, एक और करवाती हूँ। 28 में क्या दे रखा है? डॉट्स दे रखे हैं 4। तो पहला डॉट है ट्राइंगल और आपका स्क्वायर में, दूसरा डॉट है ट्राइंगल, सर्कल और स्क्वायर में, तीसरा डॉट है आपका सर्कल में, ओवल में और स्क्वायर में, और ये फोर्थ डॉट है सर्कल में और ओवल में। तो सबसे पहले इसको देखिए, ट्राइंगल और स्क्वायर में डॉट। तो मैं क्या लास्ट से स्टार्ट करूं? तो क्योंकि देखो ऑप्शन पता है, लास्ट से ही देखना। ज्यादातर क्या होता है कि आगे से आपके आंसर्स नहीं होते हैं, पीछे से होते हैं। तो डी से सी चलो, सी से बी चलो, फिर ए चलो। ठीक है, तो डी में देखो ट्राइंगल और स्क्वायर, क्या ट्राइंगल स्क्वायर में यहां बना सकती हूँ? बिल्कुल बना सकती हूँ। ट्राइंगल सर्कल और स्क्वायर में देखो, ट्राइंगल सर्कल और स्क्वायर क्या यहां बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। अब देखिए सर्कल और ओवल, सर्कल और ओवल में मैंने यहां बना दिया, और ये सर्कल, ओवल और स्क्वायर, सर्कल, ओवल और स्क्वायर, यानी कि मैंने यहां बना दिया। तो यही मेरा आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर आंसर। समझ में आ गया? इजी था,
एक एक करके बस मैं उठा रही हूँ और बता रही हूँ। और एक और चीज मैंने बताई है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि ऐसा होगा, बट ये बार बार जब आप करते हो ना, पेपर्स देते हो, आप जब ऑप्शंस को देखते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि यार स्टार्टिंग से आंसर बहुत कम मिलते हैं, पीछे से आंसर ज्यादा मिलते हैं। तो आप डी ऑप्शन उठाओ, फिर बी उठाया करो, फिर सी उठाया करो, फिर ए उठाया करो। आपको ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा कि आपको जल्दी आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है एनालिटिकल एंड क्रिटिकल रीजनिंग। जब आप लोगों को पता है कि मैम वेंडर चेंज हो गया, रीजनिंग का लेवल बढ़ चुका है, तो बेटा क्रिटिकल रीजनिंग आना जरूरी है। ठीक है, ये कभी भी एड अप हो सकता है आपके एफकेट के सिलेबस में, तो मैं इसी बार इसलिए करवा रही हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट कहा जाता है, एक वीक आर्गुमेंट कहा जाता है। पहले इसके फ्रेमवर्क को जरा समझिए। देखो, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट क्या होता है? जो बिल्कुल डायरेक्टली रिलेटेड होता है। ठीक है, डायरेक्टली रिलेटेड होता है, या फिर जो प्रैक्टिकल या फिर रियल वर्ल्ड के जो इश्यूज है ना, उसको एड्रेस करता है। ठीक है, और वीक आर्गुमेंट कौन सा होता है? जो कि सुपरफिशियल होता है, यानी कि जो बिल्कुल ऐसे ऊपर ऊपर की बातें करता है, बड़ा चढ़ा के बात। ठीक है, वरना या फिर जो हाइपोथेटिकल क्लेम करता है, जो बिल्कुल कंफर्म कुछ नहीं कहता यार, मतलब ऐसे ही ढीला ढाला जिसका आंसर है कि अरे यार मैम हो सकता है, नहीं हो सकता, वैसा वाला। ठीक है, तो वीक आर्गुमेंट हो गया। स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट जो बिल्कुल डायरेक्टली है, बिल्कुल आप बोलोगे कि मैम ये तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए अगर वो बोलता है कि ये चीज रिड्यूस करो, तो आप बोलोगे मैम ये तो बिल्कुल सही बात है, वो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट में आएगा। वीक में जो ऐसे हवा में बातें कर रहे हैं, वो वीक आर्गुमेंट में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक रूल कहा जाता है, रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब क्या होता है कि ऐसे आर्ग्यूमेंट जिसमें ऐसे कुछ वर्ड यूज हो रहे हैं जैसे कि ओनली, नेवर, इम्पॉसिबल, सर्टेनली, ये सारे वीक आर्ग्यूमेंट्स में काउंट होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सारे क्या करते हैं, केस को ओवरस्टेट कर देते हैं। तो ऐसे आर्गुमेंट कभी भी बैलेंस नहीं होंगे, कभी भी प्रैक्टिकल नहीं होंगे, इनको आप हमेशा वीक आर्गुमेंट की कैटेगरी में रखोगे। जैसे अगर मैं बोलती हूँ, जैसे आप यूपीएससी में सीडीएस जब देते हो, तो उसके पेपर में नहीं बोलते कि जो बिल्कुल एक्सट्रीम जो वर्ड्स आ रहे हैं, जैसे कि दिस इज द ओनली ग्रासलैंड्स, तो वो ओनली वर्ड बहुत एक्सट्रीम होता है। ठीक है, तो इस तरह से नेवर बहुत एक्सट्रीम होता है, तो ये सारे आर्गुमेंट्स को वीक कर देते हैं। तो ये भी याद रखना, ये रूल ऑफ थंब की कहानी है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन बताती हूँ कि कैसे पढ़ोगे। यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखा है, इस स्टेटमेंट को पढ़ो। शुड आर्टिकल्स ऑफ ओनली डिजर्विंग ऑथर्स बी अलाउड टू बी पब्लिश्ड, यानी कि सिर्फ डिजर्विंग ऑथर्स के जो आर्टिकल है, क्या वही हमें पब्लिश करने चाहिए? ये स्टेटमेंट ने बोला है। आर्गुमेंट दिया गया है पहला और दूसरा, तो इन दोनों में से जो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट लगता है कि यार मैम ये तो होना चाहिए, या फिर ये स्टेटमेंट बताता है, तो आप उसको टिक कर दो, वरना आगे बढ़ो। ठीक है, तो पहला देखो, यस इट विल सेव अ लॉट ऑफ पेपर विच इज इन शॉर्ट सप्लाई, यानी कि आप पेपर सेव करोगे। यार क्या करोगे पेपर, मतलब ये कोई लॉजिकल है क्या? पेपर सेव हो जाएगा इसलिए आपको नहीं बाकियों के पब्लिश करने चाहिए। आप खुद बोलोगे कि मैम ये तो बेहुदा बात है, ये तो वीक आर्गुमेंट कहलाता है, इररेलेवेंट है। हम बात कर रहे हैं डिजर्विंग ऑथर के आर्टिकल्स की, आप यहाँ पेपर बचा रहे हो, ये तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब वन तो मेरी तरफ से कहीं से सही नहीं होगा, मतलब स्ट्रॉन्ग तो नहीं होगा, सही हो सकता है पर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, सेकंड देखिए, नो इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ अ लाइन बिटवीन डिजर्विंग एंड द अनडिजर्विंग। तो आप यहाँ पर बोलोगे मैम ये तो बहुत अच्छी लाइन है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये इसका आर्टिकल डिजर्विंग है और इनके आर्टिकल अनडिजर्विंग है, यानी कि इसका मतलब सेकंड मेरी तरफ से स्ट्रॉन्ग आपका आर्गुमेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर। समझ में आ गया? अच्छा लगा? जरा देखो क्वेश्चन नंबर 30 को, स्टेटमेंट पढ़िए। शुड चिल्ड्रन बी लीगली मेड रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर ऑफ देयर पेरेंट्स ड्यूरिंग देयर ओल्ड एज, यानी लीगली क्या बच्चों को रेस्पॉन्सिबल बनाया जाए कि वो अपने पेरेंट्स की आपकी सेवा करेंगे ओल्ड एज में? आर्गुमेंट पढ़िए। पहला, यस सच मैटर्स कैन ओनली बी सॉल्व बाय लीगल मीन्स, यानी कि लीगल मीन्स से ही सॉल्व होंगे, क्योंकि आजकल क्या होगा, छोड़ देंगे वरना बच्चे ऐसे कर देंगे, नहीं करेंगे देखभाल। तो इसका मतलब लीगली अगर आप किसी चीज को जा रहे हो तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है, यानी इसका जो एड्रेस करने का इन्फोर्समेंट है ना, वो ज्यादा रियल हो जाएगा, ज्यादा कंसिडरेशन में आ जाएगा कि ये प्रैक्टिकल अप्रोच है कि लीगली जाओगे तो अच्छी चीज है, पॉलिसी अच्छे से वर्क करेगी। इसका मतलब मेरा फर्स्ट वाला तो सही है। ठीक है, अब जरा सेकंड पढ़िए। सेकंड में मेरा आंसर क्या बोल रहा है कि आपका यस ओनली दिस विल ब्रिंग सम रिलीफ टू द पुअर पेरेंट्स, यानी ये आपका रिलीफ लेकर आएगा पुअर पेरेंट्स के लिए। तो आप ही बताओ,
अगर सेवा कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल बन रहे हैं, लीगली जा रहे हो, बहुत बढ़िया, पर अगर टेक केयर कर रहे हो तो क्या रिलीफ मिल जाएगा क्या? 100% ऐसी चीज है? अरे ये तो वेग स्टेटमेंट हो गया ना, ये तो आप इमोशनली जा रहे हो, ये तो इमोशनल हो गया कि यार पुअर पेरेंट्स एक तो लिख दिया आपने, इमोशनल कर दिया, ऊपर से रिलीफ कर दिया, तो ये इसमें कोई भी बिल्कुल प्रैक्टिकलिटी नहीं है, ये रियल नहीं है, ये बिल्कुल वेग स्टेटमेंट है। इसमें कोई भी अच्छे से बैक नहीं हो रही रीजनिंग की कुछ अच्छा सा आप स्टेटमेंट मुझे दे रहे हो। इसका मतलब मेरे अकॉर्डिंग से फर्स्ट वाला स्ट्रांग हो जाएगा, सेकंड वाला मेरा स्ट्रांग नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या मैं बोल क्या रही हूँ? कि जहां पर भी आपको लगता है कि मैम ये एक रियल कंडीशन है इस इश्यू को फेस करने के लिए, ये एक सही प्रैक्टिकल चीज है इस इश्यू को फेस करने के लिए, तो वो आर्गुमेंट को स्ट्रॉन्ग कर दो। जहां आपको लगता है कि ये मतलब 50-50 बात कर रहा है, इसमें कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, या फिर ये इमोशनली खेल रहा है, तो उसे तुरंत क्रॉस कर दीजिए और आगे बढ़िए। समझ में आ गया? अब जरा मैं स्टेटमेंट कुछ लेती हूँ, किसके लिए? कंक्लूजन के साथ। यहां पर इसको कहा जाता है या तो स्टेटमेंट कंक्लूजन बोलो, या फिर इसको कहा जाता है कोर्स ऑफ एक्शन। ये तो आपने वेन डायग्राम्स में भी पढ़ा है कि स्टेटमेंट दे दिया जाता है, कंक्लूजन दे दिया जाता है, बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर कंक्लूजन का मतलब क्या होता है कि कोई भी अजम्पशन नहीं लगाना, आपको कोई नहीं लगाना, आपको सर्टेनिटी बतानी है कि उस स्टेटमेंट को करने में कितनी सर्टेनिटी है। ठीक है, कोई भी डाटा के बाहर नहीं जाना, जो स्टेटमेंट है इसी स्टेटमेंट से अगर कंक्लूजन बन रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं बन रहा तो क्रॉस कर दो। स्टेटमेंट पढ़िए, इन अ वन डे क्रिकेट मैच द टोटल रन्स मेड बाय अ टीम वर 200, आउट ऑफ दीज 160 रन्स वर मेड बाय स्पिनर्स। यानी आपका वनडे का मैच था, ठीक है, अब इसमें आपके टोटल रन्स टीम ने 200 बनाए, 160 स्पिनर्स ने बना दिए, इसमें से 160 स्पिनर्स ने बना दिए। अब कंक्लूजन पढ़िए, 80% ऑफ द टीम कंसिस्ट ऑफ स्पिनर्स। क्या 80% स्पिनर्स कंसिस्ट है? अरे बेटा, बनाए स्पिनर्स ने है अगर 160, तो जरूरी थोड़ा ना सारे स्पिनर्स ने बना दिए, या फिर सारे स्पिनर्स 80% सारे स्पिनर्स ही हैं। हो सकते हैं कि उसमें और भी ज्यादा हो, या तो पूरी की पूरी टीम स्पिनर्स की हो सकता है बस उसमें से चले इतने लोग थे 80% जिन्होंने बना दिए हो, ये भी तो हो सकता है। आप कैसे बोल सकते हो कि 80% ही है आपकी? ठीक है, तो पूरे टीम कंसिस्ट तो नहीं बता सकते, तो फर्स्ट मेरा गलत हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट पढ़िए, ओपनिंग बैट्समैन वर स्पिनर्स। अरे ये भी कहां पर लिखा हुआ है स्टेटमेंट में कि सबसे पहले जो ओपन करने आए थे वो स्पिनर हैं आपके? नहीं लिखा, नहीं बताया, तो क्रॉस कर दो, यानी नाइदर वन नॉर टू फॉलोज। कंक्लूजन इसलिए इजी लगा होगा क्योंकि वेन डायग्राम्स स्लॉग में कंक्लूजन स्टेटमेंट ही पढ़ते हो। आपको क्या दिया जाता है? स्टेटमेंट दिया जाता था जो बिल्कुल परफेक्टली बताएगा, वही कंक्लूजन सही होता था। तो यहाँ पर भी सेम चीज है, जो परफेक्ट एक्सप्लेन करेगा वो कंक्लूजन आपका सही होगा, एजम्पशन पे जो नहीं खेलेगा वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 आपका। 32 देखो क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट है नो कंट्री इज एब्सोल्युटली सेल्फ डिपेंडेंट दीज डेज। यानी कोई भी कंट्री पूरी तरह सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, ये आपका क्या बोला है? स्टेटमेंट ने बोला है। कंक्लूजन पढ़िए, कंक्लूजन में दिया हुआ है पहला कि इट इज इम्पॉसिबल टू ग्रो एंड प्रोड्यूस ऑल दैट अ कंट्री नीड्स। यानी इम्पॉसिबल है, जो भी कंट्री को चाहिए ना सबके सब आप प्रोड्यूस कर दो। तो क्या ये चीज सही है? अरे यार बिल्कुल सही है यार, आप एक बार लॉजिकली सोचो कि मतलब सबके सब प्रोड्यूस करना, ग्रो करना, तभी तो इसमें लिखा है कि कोई भी कंट्री सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, तो इसका मतलब इम्पॉसिबल है यार सब कुछ ग्रो करना। अगर ग्रो कर देते तो वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाती ना, इसका मतलब ये सही आपको स्टेटमेंट को प्रूव कर रहा है। ठीक है, यानी कि आप कोई एक्स्ट्रा आप अजम्पशन नहीं लगा रहे, आप बस स्टेटमेंट को आप बता रहे हो कि इसका मतलब अगर सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है तो इसका मतलब सारे के सारा आइटम कंट्री के अंदर तो प्रोड्यूस नहीं हो रहा। ठीक है, सेकंड देखिए, कंट्री मैन इन जनरल हैव बिकम लेजी। अरे बच्चों, कहां से बताओगे कि वो लोग आलसी हो चुके हैं? क्या स्टेटमेंट ने कुछ बोला है कि वो आलसी हो गए हैं इसलिए कंट्री सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं बन रही है? ये कुछ बोला है क्या? नहीं बोला। इसका मतलब सेकंड हटा दीजिए, ओनली वन कंक्लूजन विल फॉलो द स्टेटमेंट, आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया किस तरह से हमने किया? आपको जो बिल्कुल सही लग रहा है उसको टिक कीजिए और आप आगे बढ़ जाइए। एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 33 आपका। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है? आपको स्टेटमेंट दिया है इंडियन क्रिकेट टीम इज परफॉर्मिंग वेरी वेल, पर्टिकुलरली द बैटिंग लाइनअप इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और कोर्स ऑफ एक्शन यानी कि कंक्लूजन आपको दे रखे। पहले स्टेटमेंट समझो कि क्रिकेट टीम जो है ना इंडिया की, वो बहुत अच्छा खेल रही है
और हमारा जो बैटिंग का जो लाइनअप है वो बहुत ही बेस्ट है पूरी दुनिया से, ये इसने मुझे बोला है। ठीक है, अब जरा कंक्लूजन पढ़िए। देयर शुड बी एटलीस्ट चेंजेस इन द प्रेजेंट टीम। क्या चेंजेस होना चाहिए क्या? पहली चीज सोचो जरा, लीस्ट चेंजेस अगर इसने बोले हैं, सबसे कम की कम, देखो अगर परफॉर्म अच्छा कर रही है, यहाँ पे बोला है बेस्ट लाइनअप दिया गया है, बेटा लीस्ट चेंजेस तो कर ही सकते हो ना। इसने थोड़ा बोला है कि मेजर चेंजेस कर दो। अरे जब अच्छी टीम है, बढ़िया खेल रही है, तो मेजर चेंज क्यों करोगी? आप छोटा मोटा चेंज करो ताकि ये और बढ़िया खेल पाए। यानी लीस्ट चेंज एक ऐसा वर्ड है जो क्या करता है, जो एक सेंसिबल एक्शन दे रहा है आपकी टीम के लिए, यानी ये काम करोगे तो बहुत अच्छा चलेगा। तो 1 तो मेरा सही है। सेकंड देखिए, द इंडियन क्रिकेट बोर्ड शुड टेक एक्शन टू इम्प्रूव द बॉलिंग स्टैंडर्ड। बेटा अगर इसने मुझे बोला है कि बैटिंग का लाइनअप अच्छा है, बेस्ट है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप एक्शन ले लो बॉलिंग वालों पे। अरे बेस्ट नहीं होगा बॉलिंग, कम से कम अच्छा तो होगा। ये थोड़ी ना बताया आपके स्टेटमेंट में कि बिल्कुल ही खराब है हमारी बॉलिंग, हमारी कुछ भी नहीं हो रही। तो आप इसका डायरेक्टली नहीं बता सकते। इसका मतलब 1 विल फॉलो बट सेकंड डज नॉट फॉलो। आपका क्लियर हो गया? इजी लगा? मजा आया इन क्वेश्चंस को करने में? ये बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। बस यहाँ पर एक मेरा एडवाइस ले लेना, अपना ज्यादा दिमाग यूज मत करना कि मैम हमारे अकॉर्डिंग तो बैटिंग अगर अच्छी है ना, बॉलिंग अच्छी होनी चाहिए, एक्शन लो सीधा। अरे नहीं, आपको स्टेटमेंट के थ्रू ही देखना है, तो उतना ही दिमाग लगाइए जितना स्टेटमेंट ने आपको दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। क्लॉक आपका टॉपिक, मैथ्स में भी ये आता है और रीजनिंग में भी इसको लिखा जाता है। तो मैं यहाँ पर रीजनिंग में आपको बता रही हूँ क्लॉक, तो मैथ्स के कंसेप्ट भी यहाँ पर आपके रिवाइज हो जाएंगे। तो जरा क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। What is the angle between minute hand and hour hand of the clock when the time is 8:20? यानी अगर 8:20 हो रहे हैं तो इन दोनों के बीच में थीटा बताओ, एंगल बताइए। तो क्या थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था आपने कि 30 into h minus 11/2 into minute hand। दैट मीन्स आर हैंड कितना है, 8 पे है, और मिनट हैंड कितना है, 20 पर दे रखा है। तो ये कट जाएगा 10 टाइम्स, यहाँ कितना आ जाएगा 240 माइनस 110, दैट मीन्स 130 डिग्री आपका एंगल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर। और अगर ये ऊपर वाला एंगल पूछता है तो 360 में से 130 माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। थीटा का फॉर्मूला याद रखना, सारे थीटा के फॉर्मूले मतलब आपके जो क्वेश्चंस है वो यहीं से बनेंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। If the hour hand of a clock moves by 18 degree, then how many degrees does the minute hand move? यानी अगर hour hand आपका 18 डिग्री मूव होता है तो minute hand का बताना है। तो जरा देखो, आप सबको पता होगा कि hour hand की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, 0.5 डिग्रीज वो चलता है पर मिनट आपका। ऐसे आपका जो मिनट हैंड है वो कितना स्पीड से चलता है, 6 डिग्री से चलता है पर मिनट आपका। इतना सबको पता है, ये तो आपने मैथ्स में भी पढ़ा है। यानी कि इन दोनों का अकॉर्डिंग आपका रेशियो कितना आ जाएगा, 1:12 रेशियो आ जाएगा। इतना समझ में आया होगा। अब जरा देखिए, मुझे आर हैंड 18 डिग्री अगर मूव कर रहा है तो बताना है। यानी कि अगर आर हैंड अगर 18 डिग्री दे रखा है तो इसको कितना टाइम लग रहा है मुझे ये बताओ। टाइम टेकन कितना हो जाएगा, 18 डिग्री कितनी स्पीड पे, 0.5 की स्पीड से चलेगा। यानी कि 36 मिनट्स में ये अपना पूरा ये 18 डिग्री कवर कर रहा है। तो अब जरा मिनट हैंड का बता दीजिए कि अगर 36 मिनट्स कवर करना है और 6 डिग्री कर रहा है पर मिनट, तो ये 216 डिग्री ये टोटल मूव कर जाएगा। यानी 216 डिग्रीज विल बी द आंसर। समझ में आया? इजी था, बस ये वाली स्पीड आपको पता थी। आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस वाला जो एक तरह कंसेप्ट है वो लगाओगे, आपका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। A clock is started at noon. By 10 minutes past 5, the hour hand has moved. कितना डिग्री बताना है आपको कि कितना डिग्री वो चला है। ठीक है, देखो आपको स्टार्टिंग में दिया है कि नून में अगर घड़ी स्टार्ट हुई है, ठीक है, और यहाँ पे बताया है 10 मिनट पास्ट 5 हो रहा है। ये इसका मतलब क्या होता है, पास्ट 5 मतलब 5:10 आपका टाइम हो रहा है। तो नून से 5:10 तक, यानी कि इतना ही तो चला होगा ये। तो कितने घंटे चला है इसको बता दीजिए, कन्वर्ट कीजिए। 5 + 10/60 करोगे, यानी कि ये आपका आ जाएगा 31/6 आवर्स मेरी घड़ी चली है। देन अब हमें पता क्या है कि जो आर हैंड होता है वो 12 घंटे में कितना चलता है, 360 डिग्री ये घूम लेता है। तो 1 घंटे में कितना घूमेगा, 360/12 घूमेगा। तो बेटा इतने घंटे में कितना घूमेगा, 360/12 इंटू 31/6 कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर मुझे सब लोग कमेंट में बताएंगे कि 36 का आंसर क्या आ रहा है, बस आपको सॉल्व करना है।
कंसेप्ट समझ में आया कि कितने घंटे घूमना है उतना पहले आवर्स में कन्वर्ट कर लिया करो, जितना आपको पता है उससे उसको यूनिटरी मेथड से लगा दिया कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 37 आपका, सेलेक्ट द टाइम दैट वुड डिपिक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ 16:48, यानी इसका आपको मिरर इमेज बताना है। इसको क्या होगा अगर मैं इसे अपने कन्वर्ट करूं 12 घंटे की क्लॉक में, तो ये 4:48 हो रहे हैं शाम के, ठीक है। तो इसका मिरर इमेज अगर निकालना है तो बच्चा सीधा फॉर्मूला है 12 बजे से इसको माइनस कर दिया करो, आपका मिरर इमेज आ जाएगा जो कि आएगा 7:12, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर। ये मैंने इसलिए डाला है ताकि बता पाऊं कि पहले कन्वर्ट करना और फिर उसे माइनस करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका टॉपिक आता है मिससेलेनियस, यानी मैंने कुछ क्वेश्चंस डाले हैं जो नॉन वर्बल में और आ सकते हैं, उसकी मैं आपको प्रैक्टिस करवाती हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 38 आपका, यहाँ पर एक वर्ड आपको दे रखा है टूरिस्ट, पहले मैं इससे लिख लेती हूँ। तो ये मेरा टूरिस्ट है, यहाँ पर बोला है हाउ मेनी मीनिंगफुल 4 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ एंड सेवेंथ लेटर, यानी यही तो है सेकेंड लेटर, ये थर्ड लेटर है, ये फिफ्थ लेटर है और ये सेवेंथ लेटर है, यानी ओ, यू, आई और टी से क्या कोई मीनिंगफुल इंग्लिश का वर्ड बना सकते हो क्या? भाई मुझे तो यहाँ से नहीं दिख रहा, इसका मतलब मेरा कोई भी वर्ड नहीं बन रहा है। अगर बन जाता तो आप उतने बता देना कि 1 बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, 2 से ज्यादा बन रहे हैं, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, वर्ड बनाने को देगा तो ध्यान से करिएगा, सोचना अच्छे से वर्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 39, हाउ मेनी सच पेयर ऑफ द लेटर्स आर देयर इन द वर्ड सुपरसोनिक। सुपरसोनिक एक बार लिख लेते हैं, फिर देखते हैं कि पूछा क्या गया है इस वर्ड के अगेंस्ट हमें। ईच ऑफ विच हैज एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम एज इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इसका मतलब होता है जैसे अगर मैं ए और सी लिख देती हूँ, ठीक है, ए सी मैंने लिख दिया डी और फिर कोई भी वर्ड है, जैसे सपोज करो ए सी पी टी ऐसे वर्ड है, तो ए का नंबर होता है 1, सी का होता है 3, डी का होता है 4। तो आप अगर नॉर्मल अल्फाबेट में देखोगे तो ए और सी के बीच में 2 लेटर का डिफरेंस होता है। क्या यहाँ पर 2 का डिफरेंस है क्या? मतलब एक बीच में आ रहा है? नहीं आ रहा। ए और सी और डी में एक भी लेटर नहीं होते, क्या यहाँ पर एक भी नहीं है क्या? बिल्कुल, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यानी ऐसे इतने लेटर जो इसमें भी हो और जो अल्फाबेट में भी आते हो वो आपको बताने हैं। इसमें सबसे इजी तरीका है इन सबकी प्लेस वैल्यूज लिख लिया करो। एस की प्लेस वैल्यू 19, यू इज 21, पी की होती है 16, ई की होती है 5, आपकी आर की होती है 18, एस की होती है 19, ओ इज 15, एन की आपकी 14 होती है, आई की आपकी 9 हो जाएगी और सी की 3 हो जाएगी। अब जरा लाइन से देख लो, क्या पी के बाद कुछ आपको सेम लेटर दिख रहा है? नहीं। देखो यहाँ पे मुझे एक चीज दिख रहा है, 18 से 19 वर्ड दिख रहा है, नंबर आपका सीधा सीधा है, तो एक तो मेरा ये हो गया आर एस वाला। फिर देखो जरा, क्या ये दिख रहा है 16, 17 और फिर 18, क्या 16 से 18 भी आपका जितने लेटर इधर हैं उतने ही लेटर अल्फाबेट्स में है, यानी पी और आर में जितने इंग्लिश अल्फाबेट्स में वर्ड होंगे उतने ही मेरे सुपरसोनिक में भी दे रखे हैं। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। और जरा देखो, और निकल रहा है कोई वर्ड, आप यहाँ पे देखोगे पी आर हो चुका है आपका और आर एस हो चुका है। क्या मुझे ये दिख रहा है? देखो आर से जाओगे यू तक तो 18, 19, 20 और 21, यानी आर से यू जितने वर्ड इंग्लिश अल्फाबेट में आते हैं उतने ही मेरे सुपरसोनिक में भी आ रहे हैं, ठीक है। और देखिए, क्या यहाँ पर देखो 16 से 19 यानी पी से एस भी एज इट इज है, पी से एस यहाँ पर भी आपके 2 लेटर आते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट्स में भी 2 लेटर आपके पास आते हैं। और एक और मुझे साफ दिख रहा है एन से ओ, यानी कि मेरा 14 से 15 एक भी लेटर नहीं आता और इस वर्ड में भी मेरा एक भी लेटर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर मेरे 5 कॉम्बिनेशंस आ चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर। इजी था, मजा आया इसे करने में। इसका मतलब ये प्लेस वैल्यूज मैंने इसलिए लिखवाई है क्योंकि इजीली दिखेगा, वरना आप बहुत टाइम लगाओगे इस क्वेश्चन में अगर ऐसे करोगे, पी क्यू आर एस इस तरह से करोगे, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40 आपका, यहाँ पर आपको @ आपको डॉलर इन सब की वैल्यूज बतानी है। तो एक एक करके उठाओ। देखो P से क्या आ रहा है आर, आर से T और T से आपको क्या आएगा? आप बोलोगे कि मैम अगर P से R जाना है, R से T जाना है, तो यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंसेस दे रखा है क्योंकि P के बाद क्या आता है Q, फिर R के बाद S और फिर T के बाद फिर आपका एक ड्रॉप करके यहाँ पर V आ जाएगा, यानी डॉलर की वैल्यू V होगी, U नहीं होगी। ऑप्शन नंबर ए हट गया। सिमिलरली देखो Y से V से S, तो यानी कि पीछे चल रहा है, तो S से यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ से S से आपके पास आ जाएगा सीधा P,
यानी कि परसेंट की वैल्यू आपकी P हो जाएगी। एक ही ऑप्शन में है, टिक कर दीजिए, ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर। इजी था, मतलब लेटर्स को उठाना है, एज इट इज देखना है। यही फायदा होता है फिगर्स का, यानी कि नॉन वर्बल रीजनिंग का। जो दिख देगा, जो देख लेगा, उसका बिल्कुल एक्यूरेट पॉजिटिव आपके मार्क्स बनते चले जाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 41। 4 people ABCD आर सिटिंग इन द स्ट्रेट लाइन फेसिंग द साउथ, यानी कि एक रो है, 4 लोग बैठे हैं और सबने साउथ की तरफ चेहरा कर रखा है, ठीक है। वो इज सिटिंग एट द राइट एंड, ये आपको बताना है कि राइट एंड पे कौन बैठा हुआ है। अगर बेटा साउथ में अगर चेहरा है तो यही तो एंड हुआ राइट वाला, इसका मतलब इस पे बताओ कि कौन बैठेगा। स्टेटमेंट देखो, ओनली 2 people सिट बिटवीन B एंड D, यानी अगर मेरा B और D, अगर मेरा B यहाँ पर है और D मेरा यहाँ पर है, तभी तो 2 लोग बीच में बैठ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 ही तो लोग थे। अब आप बोलोगे मैम ऐसे भी तो बन सकता है ये, अगर मेरा B इधर बैठा होगा, बिल्कुल बन सकता है, बना लीजिए दोनों ऑप्शन। आगे देखो क्या बोला है, A सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B, यानी B का इमीडिएट लेफ्ट कौन सा हो जाएगा बेटा, इमीडिएट लेफ्ट यही तो होगा, और यहाँ तो बैठ ही नहीं सकता क्योंकि 4 लोग थे, तो ये वाला केस कैंसिल हो जाएगा, यही केस होगा और A यहाँ पर बिठा दो। तो ऑप्शन में देखो, डाटा इन स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, यानी क्या स्टेटमेंट 1 पढ़ के आपका क्वेश्चन बन गया? क्या आपका जो क्वेश्चन पूछा था कि राइट एंड पे कौन बैठेगा, क्या मिल गया क्या आंसर? आप बोलोगे कि मैम मिल तो गया आंसर कि बी बैठा है राइट एंड पे, तो हमें तो सेकंड स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तो ए विल बी द आंसर। ये इस तरह से क्वेश्चन होता है कि आपको पूछा जाता है कि कितने स्टेटमेंट में पढ़ूं ताकि मेरा आंसर निकल आए, तो सफिशिएंसी को प्रूव किया करो कि आपको दोनों पढ़ने पड़ेगा, एक पढ़ना पड़ो, कोई भी पढ़ो, या फिर दोनों ही इनसफिशिएंट है, उस तरह से आपके ऑप्शंस दिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 42 आपका, यहाँ पर सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है इंजीनियर्स को, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है फीमेल्स को, स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है डॉक्टर्स को, ट्राइंगल रिप्रेजेंट कर रहा है सिंगर्स को। पूछा क्या है, ऐसी फीमेल इंजीनियर्स जो कि डॉक्टर नहीं होनी चाहिए, यानी डॉक्टर पता है किसको है, स्क्वायर, स्क्वायर को पहले हटा दो, ये तो नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। अब फीमेल इंजीनियर वो अगर क्या है यहाँ पर सिंगर था, हाँ वो सिंगर अगर है तो चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये दोनों कंपल्सन है। तो फीमेल कौन थी आपकी, फीमेल थी आपकी रेक्टेंगल, और इंजीनियर कौन थी आपकी सर्कल। तो रेक्टेंगल और सर्कल के बीच में कॉमन कौन आ रहा है बच्चा, 5 नंबर आ रहा है, तो 5 विल बी द आंसर। जो मुझे कंपल्सरी है ना उसको निकालो, जैसे कि डॉट सिचुएशन में देखते हो ना, एज इट इज वैसा। जो कंपल्सरी है रेक्टेंगल और मेरा आपका सर्कल कंपल्सरी था, इनको मैंने देखा कि उसके बीच में कौन सा ऐसा नंबर है जो है, वही मेरा आंसर हो जाएगा। अब अगर इसके बीच में सिंगर आता ना तो चलता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी उससे, क्योंकि क्वेश्चन में बस डॉक्टर नहीं चाहिए, बाकी सिंगर हो ना हो मुझे मतलब नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 देखो, क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है क्या आएगा। ये क्वेश्चन है वही सीरीज वाले क्वेश्चन मार्क को आपको मुझे बताओ, सोचो जल्दी से और मुझे बताइए। देखो अगर मुझे देख पा रही हूँ तो 2 और 5 से मैं 14 बनाना चाहती हूँ, तो अगर मैं 2 और 5 को ऐड करती हूँ तो कितना होगा 7। क्या 7 में मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं तो 14 आ जाएगा। अगर ये मेरा यहाँ फॉलो हो गया कि 7 और 3 मेरा 10 होता है, 10 में मल्टीप्लाई बाय 3 करके 30 आ चुका है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 + 4 करोगे, उसमें मल्टीप्लाई बाय 4 कर दीजिए, आपका आंसर 48 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर। क्लियर हो गया, इजी था, मतलब ये तो छोटा सा था, बस आपको मैंने बता रखा है कि अगर छोटी सी रिजल्ट होती है ना तो ऐड करके चला करो, मल्टीप्लाई बाद में किया करो, जितनी कमी पड़ती है उतना मल्टीप्लाई या ऐड कर दिया करो आखिर में आकर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, आपको यहाँ पर दे रखा है P और Q की वैल्यूज आपको बतानी है। तो सबसे पहले देखो जरा, मैं P और Q देखते हैं, तो पहले मैं देख पा रही हूँ कि 7 है इधर और इधर 2 दे रखा है, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ तो 7 + 2 कितना होगा मेरा, आपके पास हो जाएगा 9। अगर 9 है मेरा, अगर मुझे यहाँ 86 77 बनाना है, देखो 5 तो छोटा हो गया उसे हटा दो, इन दोनों को बनाना है तो 9 का स्क्वायर कीजिए 81 86 के पास है, तो क्या 81 में आप कितना जोड़ दोगे, 5 जोड़ सकते हैं, 5 जोड़ दोगे कि आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। इसका मतलब ये 5 आपने इसमें जोड़ दिया है, इसका मतलब अगर इसमें मैं लगाती हूँ कि 5 + 1 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस करो ये राइट वाले डिजिट, तो क्या ये 38 बना पा रहा है, 6 का स्क्वायर + 2
क्या 38 आ गया? बिल्कुल आ गया बच्चा। यानी यहां से देखो 4 + 3 का स्क्वायर प्लस क्यू करोगे तो 53 आना चाहिए। यानी कि 4 + 3 कितना होता है? 7। 7 का स्क्वायर 49 प्लस क्यू करने पर 53 आना चाहिए। यानी क्यू की वैल्यू 4 आ जाएगी। आपके पास 2 ऑप्शन हट जाते हैं। इतना समझ में आ गया? ये इजी लगा कि ये कैसे बन रहा है? थोड़ा सा सोचना तो देखो पड़ेगा, पर आपको समझ में आएगा कि हम बना कैसे रहे हैं। अब जरा देखो क्यू कैसे निकालना है मुझे। तो क्यू निकालने के लिए जरा यार ध्यान से देखिएगा। मुझे इतना दिख रहा है कि अगर मैं 86 में से 77 माइनस करती हूँ तो ये मेरा 7 + 2 के बराबर आ रहा है। अगर इन दोनों को माइनस करती हूँ तो कितना आ जाएगा? आप बोलोगे कि मैम यहाँ से 9 आ जाएगा, तो यहाँ से भी तो 9 ही आ रहा है बच्चा। तो ये देखो 38 से अगर मैं 32 माइनस करूं कितना आएगा? 6। तो क्या 5 + 1 के बराबर है ये 6? बिल्कुल है। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? 53 में से p माइनस करो, वो 4 + 3 के बराबर हो जाएगा। यानी कि आंसर यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 46 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर। मजा आया? बहुत इंटरेस्टिंग था। ये देखो टाइम जरूर लेगा, पर ये ज्यादा नहीं लेगा। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतनी ज्यादा आपको आ जाएगा कि मैम स्क्वायर कब यूज करना है, प्लस कब यूज करना है, मल्टीप्लाई कब करना है, वो आपको क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 45। यहाँ पर आपको इन डॉलर की, परसेंट की और @ की आपको वैल्यू बतानी है। जरा देखो ये कैसे करेंगे। पहली चीज मुझे दिख रही है कि बेटा यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है। क्या ये प्राइम नंबर नहीं चल रहे हैं? तो ये परसेंटेज की वैल्यू क्या आपकी 7 नहीं आ जाएगी? तो परसेंटेज की अगर 7 है, ऑप्शन 2 आपके जा चुके हैं। 2 ऑप्शन बचे हैं। जरा देखो, अगर यहाँ पर Z है, यहाँ पर X है, यहाँ पर V है, तो बेटा यहाँ क्या आएगा? आप बोलोगे कि मैम T आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर C विल बी द आंसर। अब मैं ये भी बता देती हूँ कैसे आया। देखो यहाँ पर 2 था, यहाँ 4 है, यहाँ 16 है। क्या ऐसे नहीं हो रहा? ये 2 था, यहाँ पर 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 16 का स्क्वायर, यानी कि 256 आ जाएगा। दैट विल बी योर आंसर। क्लियर हो गया? इंटरेस्टिंग था, मजा आया? तो ये आपका पूरा नॉन वर्बल के बराबर था। जितना फिगर मैं बता सकती थी मैंने आपको बताया, जितने तरीके मैं आपको बता सकती थी कि किस तरह से फिगर को देखो, ऑब्जर्व करो, अपना इंप्रूव करो कि कैसे आप कर सकते हो, वो सारी ट्रिक्स मैंने आपको इस लेक्चर में बता चुकी हूँ। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर नॉन वर्बल रीजनिंग।